स्वागत है दोस्तों आपका हमारी आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्तनी शब्द एवं वाक्य शुद्धिकरण। वर्तनी सीरीज की यह हमारी पहली वीडियो है जो कि आरो स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली। बट आप अगर यूपी 10th बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको वर्तनी शब्द एवं वाक्य शुद्धिकरण की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपके एग्ज़ाम्स में आने वाला है तो उसकी भी तैयारी आप इस वीडियो से कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे ऐसे नियम्स बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो इसमें मैं आपको जो बताऊंगी नियम, वो आपको आपकी पूरी लाइफ में आपकी सहायता करेंगे। आप अगर हिंदी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, जैसे कि आपको पत्र लेखन हो गया, निबंध लेखन हो गया, पोएम राइटिंग हो गया, और भी अगर हिंदी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको हिंदी लिखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे नियम अच्छे से समझ में आ जाएं और आप उनको प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तनी का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, जब कभी हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे अक्षरों का प्रयोग करते हैं, तो वो अक्षर अपने उचित स्थान पर हैं या नहीं, तो उसे ही वर्तनी के नियमों में रखते हैं। जैसे कि आप कोई शब्द लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे अक्षर लिखते हैं, तो वो अक्षर अपने उचित क्रमों के अनुसार हैं कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो अक्षरों का उचित क्रम होता है उसी को हम वर्तनी बोलते हैं। फिर बात आती है हमारी शब्द और वाक्य शुद्धिकरण की। शब्द और वाक्य शुद्धिकरण यानी कि अगर आप कोई शब्द लिख रहे हैं तो उसमें शब्दों की मात्रा शुद्ध है कि नहीं, कोई उसमें गलत मात्रा लगी है या फिर गलत वर्णों का प्रयोग हो गया, तो वो हो गया हमारा शब्द शुद्धिकरण। फिर बात आती है हमारी वाक्य शुद्धिकरण की। तो वाक्य शुद्धिकरण, जब कभी हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें जो हमारे अक्षर हैं वो हमने सही लिखे हैं कि नहीं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम दो बार कोई अक्षर लिख देते हैं तो हमारा जो वाक्य का अर्थ होता है वो बदल जाता है। तो इस तरीके से जो वाक्य को शुद्धिकरण के नियम होते हैं तो वाक्य शुद्धिकरण में आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा शब्द संबंधी नियम क्या है। जो शब्द हमको लिखने होते हैं तो उससे संबंधित कुछ नियम होते हैं जो कि हमें पता होंगे तो हम शब्दों को सही ढंग से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा नियम आता है पंचमाक्षर का नियम। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई सीरियल वाइज नियम नहीं कि सबसे पहले यही नियम अप्लाई करेंगे, आप कहीं भी इसको कर सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पहला नियम है वो पंचमाक्षर का नियम है। पंचमाक्षर का नियम इसको इसलिए बोला गया क्योंकि ये 5 जो ये अक्षर हैं, ये कौन कौन से अक्षर हैं, ये अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। इन अक्षरों को ही हम लोग बोलते हैं, इन अक्षरों को बोलते हैं नासिक के वर्ण। यानी कि जब कभी आप देखते हो दोस्तों, जब हम इनको बोलते हैं तो हमारा थोड़ा सा नाक का प्रयोग होता है। जैसे ना बोलते हैं आप, तो इसको थोड़ा सा नाक का प्रयोग करके हम लोग इन वर्णों का बोलते हैं। आप इसको बोलकर देखो, आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए इनको बोलते हैं नासिक वर्ण। तो इस नियम को समझने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो इसमें ये 1 लाइन है, ये 2 लाइन है, ये 3, 4, 5, तो इस वाली लाइन को, पूरी लाइन को हम बोलते हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग बोलते हैं। और इसमें से जो ये 5वां अक्षर है इसको हम लोग बोलते हैं पंचम अक्षर या फिर पंचम वर्ण। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से सबसे पहला हमारा जो पंचम अक्षर के नियम में हम 2 नियम ले सकते हैं। तो पहला हमारा जो नियम है वो क्या होगा कि जब कभी हमारा जो पंचम अक्षर, किसी शब्द में अगर हमारा कोई पंचम अक्षर आता है, ठीक है, और उसी शब्द में उसी पंचम अक्षर के बाद हमारा कोई उसी वर्ग का, यानी कि अगर अंगा है तो अंगा वाले इसी वर्ग का अगर कोई शब्द प्रयोग हुआ है तो वहाँ पे हम लोग बिंदी का, इस वाले बिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप नंदन में देखिए, नंदन को हम लोग ऐसे नंदन लिखेंगे। तो देखिए, ये ना जो है हमारा, ये हमारा पंचम अक्षर है और इसी शब्द में हमारा नंदन ना के बाद हमारा दा, यानी कि इसी शब्द, इसी वाले वर्ग का एक अक्षर का प्रयोग हुआ है, दा का प्रयोग। तो हम इस नंदन को ऐसे लिख देंगे, यानी कि ये जो ना है, इस ना को हम लोग इस बिंदी के रूप में लिख देंगे। तो आपका यही नियम है कि जब कभी पंचम अक्षर के बाद हमारा कोई उसी वर्ग का जो 4 अक्षर हैं उसमें से अगर कोई अक्षर एक प्रयोग होता है तो हम लोग उस पंचम अक्षर को ना लिखकर हम उस बिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हो गया संपन्न, चंचल, चंचल को ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर इसी तरीके से हमारा दूसरा नियम आता है, जब कभी हमारा इस पंचम अक्षर के बाद इन 4 अक्षर के अलावा कोई अन्य अक्षर आते हैं तब हम उस पंचम अक्षर को आधा लिखते हैं। जैसे कि ये ना है, ना को हम ना लिखेंगे, माँ को हम माँ लिखेंगे। जैसे कि आपका हो गया पुण्य। ये हिंदी हमारा थोड़ा सा अपवाद में आ जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे।
जैसे आपका हो गया पुण्य, ठीक है। तो पुण्य देखिए आपका ये पंचम अक्षर आया है, पंचम अक्षर के बाद आपका आया या, तो पंचम अक्षर या है, लेकिन इस वर्ग में से ये या नहीं है, यानी कि इस वाले वर्ग वाले में से कोई भी अक्षर ये या नहीं, यानी कि इस वर्ग के जो भी अक्षर हैं उनको छोड़ने के बाद जो अक्षर आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम लोग उसका आधा, पंचम अक्षर जो है उसको आधा प्रयोग करेंगे। तो पुण्य को हम लोग ऐसे पुण्य नहीं लिख सकते हैं, पुण्य, ठीक है, या फिर हम लोग बिंदी लगाकर पुण्य नहीं लिख सकते हैं। ये हमारा पंचम अक्षर है, उसके बाद हमारा उस वर्ग का कोई अक्षर अगर अन्य अक्षर को छोड़ने के बाद आता है तो हम यहाँ पे उसको क्या लिखेंगे, आधा लिख देंगे। जैसे कि होगा हमारा सन्मार्ग, तो सन्मार्ग को हम लोग ऐसे सन्मार्ग नहीं लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, आधा ना के बाद हमारा माँ आया, यानी कि ये ना हमारा पंचम अक्षर है और माँ हमारा इस वर्ग का कोई अक्षर नहीं है, ठीक है। इसी तरह हो गया जन्म, ठीक है, माँ है, इसमें से ये जो ना है उसके बाद हमारा कोई भी अक्षर नहीं है। इसी तरह हो गया हमारा पन्ना, रम्य, अन्वेषण, ना हमारा आया तो उसके बाद हमारा जो ये वा आया, यानी कि ये इस वर्ग का अक्षर नहीं है। जब अगर उसी वर्ग का अक्षर होगा तब हम लोग जो पंचम अक्षर उसको बिंदी में कन्वर्ट कर देंगे। अगर उसी वर्ग का अक्षर नहीं होता, उन वर्गों के अक्षरों को अलावा अन्य कोई अक्षर आते हैं तो हम लोग पंचम अक्षर को आधा बना देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा आता है नियम दूसरा। ये नियम क्या कह रहे हैं कि आप देखोगे कि जो ये अंगा, छा, इया, टा और ये ठा, डा और ये जो ड़ा है, तो इन आदि वर्णों को छोड़कर अन्य वर्णों में रा की मात्रा नीचे लगती है। जैसे कि आपको पता है, आपने देखा भी हो गया, कोई वर्ण नहीं होता जो आपको ऐसे छा और इसके नीचे रा की मात्रा लगी हो, आपने कभी नहीं देखा होगा। या फिर आपने ऐसे ठा और उसके नीचे ऐसे रा की मात्रा लगी हो, नहीं देखा होगा। तो जैसे कि अन्य वर्ण कौन कौन से आ गए, क्रय, ब्रह्म, विक्रय, प्रयास, द्रव, विनम्र, अग्रगामी, गा में लगा हुआ, आम्र, माँ में लगा हुआ है, यानी कि इन अक्षरों में आपको रा की मात्रा नहीं लगती। अगर लगती है कहीं तो आप उसको सही कर दीजिए, ठीक है। फिर आता हमारा तीसरा नियम, द्वितीय व्यंजन का नियम। यानी कि द्वितीय व्यंजन का मतलब है यहाँ पे कोई व्यंजन आपको दो बार आता है, यानी कि उसकी ध्वनि आपको दो बार सुनाई देती है, फिर दो बार दिखाई देती है, तो वहाँ पे वो द्वितीय व्यंजन हो जाता है। द्वितीय मतलब दो बार, ठीक है। द्वितीय व्यंजन यानी कि एक ही ध्वनि का दो बार जहाँ पर आता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके पहले का स्वर बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे शब्द दे दिए गए हैं अक्षुण, ठीक है। अक्षुण अगर आपको कभी दिया गया आपके एग्जाम में कि अक्षुण का सही रूप क्या है, तो अगर आपको ये अक्षुण का हमारा सही रूप है, जो हमारे और गलत होंगे, जैसे कि आपका ये छा है, तो अगर आपने उसने दे दिया बड़ी ऊ की मात्रा, तो ये आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने नियम में पढ़ा है कि जब कभी अगर दो वर्ण आते हैं, कोई एक व्यंजन दो बार आता है, तो हम क्या करते हैं कि उसके पहले वाली जो मात्रा होगी वो हमेशा बड़ी नहीं होगी, वो हमेशा छोटी होगी। स्वर जो है, स्वर यानी कि जो मात्रा है, तो यहाँ पे छोटा ऊ, ये हमारा क्या हास्व स्वर है, दीर्घ स्वर नहीं है, यानी कि ये बड़ी मात्रा नहीं है। इसी तरह हो गया टिप्पणी। टिप्पणी अगर हम इसको गलत लिखेंगे तो हमारा ये इधर से हम मात्रा लगा देंगे टिप्पणी में, ठीक है। टिप्पणी में इधर से मात्रा लगा देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरह सज्जन, सज्जन इससे पहले हमारा छोटे या की मात्रा आ रही है। मम्मी हमारे छोटे या की मात्रा आ रही है। और सम्मुख, सम्मुख हमारा दो बार माँ आ रहा है, तो उससे पहले हमारी छोटे की मात्रा है, यहाँ पे हमारा छोटऊ की मात्रा है, यहाँ पे भी हमारा छोटे ए की मात्रा है, यहाँ पे भी हमारा छोटे ए की मात्रा है। तो इस तरीके से आप देखोगे जब कभी आपकी दो बार कोई वर्ण आ रहा है, यानी कि यहाँ पे दो बार अड़ा आ रहा है, यहाँ पे दो बार पा आ रहा है, तो उससे पहले वाली जो मात्रा होगी आपका बड़ा स्वर नहीं हो सकता, यानी कि ना बड़ा आ हो सकता, ना बड़ी ई हो सकती है, ना बड़ा ऊ हो सकता है, छोटा ऊ हो सकता है, जैसे कि इसमें है, छोटी ई हो सकता है, छोटा आ हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और भी नियम है। नियम 4 है हमारा, क्या है कि जैसे ऊष्म व्यंजन का नियम, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ऐसे ही ऊष्म व्यंजन का नियम। ऊष्म व्यंजन के नियम में क्या कह रहा है कि जब सा, शा, शा यानी कि ये तीनों ही सा हो अगर, और उसके पहले अगर ये हास्व स्वर है, यानी कि हास्व स्वर ई और ऊ है, ठीक है। हास्व स्वर ई और ऊ, हास्व स्वर आ भी होता है, यानी कि छोटा आ होता है, लेकिन
ई और ऊ की बात कर रहे हैं। सा शा शा के पहले अगर ई और ऊ है तो हमारा क्या, हमेशा एक को आधा सा लिखेंगे। जैसे कि हो गया दुस्साहस, ठीक है, दुश्शील, किस्सा। तो देखिए इससे पहले हमारा 2 बार ये शा आ रहा है, तो हम लोग उससे पहले हमारा ये जो छोटों की मात्रा है उसके बाद हमारा ये शा और शा, यानी कि ये दोनों हमारा शा साथ में रहेगा। आप कभी दुस्साहस को ऐसे नहीं लिख दोगे कि ये एक बार शा कर दो फिर ये साहस, यानी कि ये वाला सा है इसके साथ में इसी का आधा सा का प्रयोग करेंगे और उससे पहले हमारे छोटे ऊ की मात्रा या फिर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होगा। इसी तरह दुश्शील, ये वाला सा है तो इसी का आधा शा होगा। किस्सा, इससे पहले छोटी ई की मात्रा है और ये वाला सा प्रयोग हो रहा तो इसी का आधा सा प्रयोग करेंगे। इसी तरह आपके अन्य वर्ड भी होते हैं, निःशुल्क, निसंकोच, निसंदेह। दोस्तों ये जो आपका नियम है ये आपको आपके संधि में भी आपका प्रयोग होगा, आपकी संधि में भी प्रयोग होगा। ये वाला नियम संधि में इस तरीके से दिया जाता है, जैसे कि निसंदेह, ये इस तरीके से आपको संधि में देता है निसंदेह, तो आप इसको निसंदेह लिख देते हो, निसंदेह। जब मैं आपको संधि पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से सारे उसके भी नियम बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको संधि में होता है, जब ये वाली जो सर्ग बिंदु होती है इसको आपको सा में बदल देते हो। फिर हमारा आता है अगला नियम, नियम 5 क्या कह रहा है कि यदि चा और छा के पहले शा आया तो उसे आधा लिखेंगे, ठीक है। और नोट क्या कह रहा है कि उससे पहले हमारा क्या ई और ऊ स्वर आना चाहिए, ठीक है। ई और ऊ स्वर आ रहा है और उसके बाद अगर शा के बाद चा छा आ रहा है तो हम ये सा को क्या लिख देंगे, आधा लिख देंगे, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे बस। जैसे कि शब्दों को देखिए, आप उदाहरण देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे कि आप निश्चय, आप ये सब शब्द तो बहुत लिखते होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आपको ये कुछ नियम के अनुसार बन रहे हैं। कभी आप कुछ गलत लिख देते हो, वो क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि वो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर वो नियम का पालन कर रहे हैं तो वो आपका सही होगा। तो निश्चय ऐसे हम लिखते हैं, जैसे कि हमारा चा के पहले शा आया तो हमने इसको आधा कर दिया, लेकिन इससे पहले भी हमारा छोटी ई हो या फिर छोटा ओ आना चाहिए, ठीक है। ये वाला आपका स्वर होना चाहिए। निश्चल, इस शा के पहले देखिए आपकी छोटी ई आ रही है। दुष्चक्र, इससे आप शा के पहले देखिए छोटा ऊ आ रहा है और इसके बाद चा आ रहा है, यानी कि चा और छा के पहले अगर शा आता है तो आप उसको आधा कर दोगे, लेकिन उस सा के पहले आपको ई और ऊ की मात्रा भी आनी चाहिए। दोस्तों ये जो नियम है ये इतने ज़्यादा भी कठिन या फिर टफ नहीं है, आप एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। और आपको नियम समझ में आ गए तो आप लाखों हजारों शब्द बना लोगे, फिर आपकी शब्द की कोई चिंता नहीं रहेगी कि मैंने इतने शब्द प्रैक्टिस किए हैं, इतने शब्द प्रैक्टिस किए हैं। इसी तरह हो गया दुश्चरित, निश्चित, हरिश्चंद्र। देखिए सा के बाद चा आया और इस सा से पहले हमारा छोटी ई की मात्रा है। फिर इसी तरह हमारा नियम 6 है। नियम 6 थोड़ा इसी तरीके से, जैसे कि आपका टा और ठा के पहले शा आता है तो उसको हम लोग आधा शा कर देते हैं। ये वाला जो शा था वो चा छा के पहले आता था तो उसको आधा कर देते थे। ये वाला शा हमारा टा और ठा के पहले आता है तो उसको आधा शा कर देंगे। और वही नोट है हमारा कि क्या हमारा शा के पहले ई और ऊ स्वर होना चाहिए, यानी कि ई और ऊ जो हमारा स्वर है वो हमारा ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारे उदाहरण है निष्ठुर, ठीक है। तो निष्ठुर देखिए, अब आपका इसको निष्ठुर, अगर आपको कभी ऐसे दे दिया जाए निष्ठुर, तो आप इसको क्या कह दोगे, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ये नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो आपका नियम ये कहता है कि अगर ई और ऊ से पहले, यानी कि सा से पहले ई और ऊ यानी कि ह्रस्व स्वर आता है और उसके बाद अगर ठा या फिर टा आता है तो हम ये वाले शा को आधा शा लिखेंगे। इसी तरह सृष्टि हो गया, द्रष्टव्य हो गया, दृष्टि हो गया, इन सब में आप देख सकते होगे कि सा के बाद हमारा टा या फिर ठा आ रहा है और उससे पहले हमारे जो मात्रा है वो हमारी छोटी ई की मात्रा है या फिर ह्रस्व स्वर है, छोटी या फिर छोटा ओ की मात्रा है। फिर हमारा अगला नियम आता है नियम 7। इसमें भी ये कह रहा है कि जो ई और ऊ स्वर के बाद, यानी कि आपका ई और ऊ स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर के बाद अगर का खा टा ठा पा फा है तो शा हमेशा क्या लगाएंगे, आधा लगाएंगे। जैसे कि ये पहले वाले नियम से ही रिलेटेड है। जैसे कि हो गया दुष्कर, यानी कि शा से पहले हमारा क्या छोटा ऊ या फिर छोटी ई का स्वर आए और उसके बाद हमारा क्या हो,
का खा हो या फिर टा ठा हो। टा ठा तो फिर पहले हम पढ़ चुके हैं, पा फा हो। इसी तरह क्या हो गया हमारा, जैसे दुष्कर, निष्पाप। तो आपको अगर कभी ऐसे दुष्कर दे दिया जाए, दुष्कर, तो आप कहोगे इसको ये गलत है, नियम का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। निष्पाप, कष्ट, निष्फल। इसी तरह और भी अन्य शब्द हैं, तो आप इन नियमों का पालन करके अन्य शब्द बना सकते हो, अन्य शब्दों का शुद्धिकरण कर सकते हो। फिर हमारा आता है अगला नियम 8। तो इसमें इस नियम में क्या कह रहा है कि रा की मात्रा का नियम है। हम बहुत जगह रा की मात्रा को गलत वर्ड पे लगा देते हैं, गलत जगह पे लगा देते हैं, जिससे हमारा शब्द क्या गलत हो जाता है। जिस वर्ण के पहले आए उसी के ऊपर लगाते हैं, यानी कि रा की मात्रा जिस वर्ण, यानी कि अगर आप बोलोगे तो आपको बोलने में पता चलेगा कि इस वर्ण के पहले आ रही है रा की मात्रा, तो जिस वर्ण के पहले आ जाएगी हम उसी वर्ण पे लगा देंगे। जैसे कि आप बोलो अंतरराष्ट्रीय, अंतर, तर, यानी कि था के बाद रा आ रहा है ना, तो हम लोग ता के बाद रा की मात्रा आ रही है, यानी कि रा से पहले ही रा की मात्रा आ रही, तो इस वाले रा पे हम लोग रा की मात्रा लगा देंगे। इसी तरह आप बोलिए अंतर्मन, तो रा की मात्रा किससे पहले आ रही, अंतर्मन, यानी कि माँ से पहले रा की मात्रा आ रही, तो मन पे लगा देंगे, ना कि ता पे लगाएंगे। बहुत जगह सब लोग इसको क्या लिखेंगे, अंतर्मन, ऐसे लिख देते हैं, इसी के ऊपर लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो गलत हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा पूरा नंबर ही कट जाएगा। तो आप इसको देखिए, अंतर्मन ऐसे होता है, आप बोल के खुद देखिए, अंतर्मन, यानी कि माँ से पहले रा की मात्रा आ रही है, तो हम क्या लगाएंगे, माँ के ऊपर रा की मात्रा लगाएंगे, ना कि ता के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह बोलिए अनिवार्य, तो आप देख रहे हो या के पहले ही रा की मात्रा आ गई, तो या पे लगाएंगे। कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य। पुनर्जीवित, आर्या, पुनर्जीवित, यानी कि जा से पहले रा की मात्रा आई है, तो हम जा पे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि जा पे हमारी ई की मात्रा भी लगी है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये हमारा पुनर्व्याख्या शब्द है, तो इसमें देखिए पुनर्व्याख्या, यानी कि भले ही यानी कि वा से पहले रा की मात्रा आ रही है, लेकिन हम वा पे कैसे लगा सकते हैं, वा तो खुद ही आधा है, तो वा पे ना लगा के हमने या पे लगा दिया। पुनर्व्याख्या, यानी कि जो ये वा है वो या के साथ में ही आ जा रहा है, और वा यहाँ पे आधा है, तो हम लोग किस पे, या पे लगा देंगे। इसी तरह कर्तव्य में भी आप देखिए, कर्तव्यता से पहले आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ता हैं, ये वाला जो ता है ये हमारा आधा ता है, तो कर्तव्य यानी कि इस पे ता पे लगा देंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट नियम क्या है, नियम 9 है। ये क्या कह रहा है कि जहाँ पर शा के साथ में सा या शा आए, तो शा हमेशा पहले लिखते हैं, यानी कि आप देखिए ये वाला शा है सा से सलजम वाला शा, और ये जो शा से सपेरा, सा से सरकोट वाला सा है, तो इसके साथ में कभी भी ये सा आता है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो ये शा है सा से सलजम वाला, उसी को हम लोग हमेशा पहले लिखेंगे, उसके बाद ये सा लिखेंगे। अगर ये सा है तो ये लिखेंगे, ये सा है तो ये लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपका कुछ उदाहरण है, शासन, शोषण, शीर्षक, तो आप इसको ऐसे मत लिख दो ना कि शासन, इसको हमने लिख दिया शासन, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नियम का पालन नहीं कर रहा है। जब कभी भी आपका ये सा दोनों आए, तो सा हमेशा पहले लगेगा, उसके बाद सा लगेगा। इसी तरह हो गया आपका प्रशंसा, विशेष, अब देखिए इसमें ये वाला शा आ गया, लेकिन सा हमें हमेशा पहले यही वाला लगाना है। विश्वास, हालांकि इनके बीच में वा आ गया, लेकिन पहले ये इसी वाले शा का प्रयोग हुआ है, फिर ये वाले शा का प्रयोग हुआ है। इसी तरह हमारा हो गया वेशभूषा, विशेषण, शौच में भी देखिए शा के बाद वा का प्रयोग हुआ है, लेकिन सा हमारा पहले ही प्रयोग हुआ, उसके बाद हमारा सा का प्रयोग हुआ है। वेशभूषा में भी यही है, विशेषण में भी यही है। तो आपको नियम क्या याद रखना है, जब कभी भी आपका शा के साथ में ये वाला सा या फिर ये वाला सा आता है, तो आपको ध्यान में रखना हमेशा कि आपको इस वाले सा का ही पहले प्रयोग करना है। अगर आपने पहले प्रयोग नहीं किया तो आपका वो शब्द गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला हमारा नेक्स्ट नियम आता है 10। इस वीडियो में ये लास्ट नियम है, आगे बहुत सारे नियम हैं, लिंग संबंधी, संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, वचन संबंधी, बहुत नियम हैं, वो सारे मैं आपको कवर करा दूंगी, वो लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट नियम देखते हैं हमारा क्या है। ये हमारा क्या कह रहा है कि जब आ और ऊ एवं आ यानी कि छोटा आ छोटा ऊ और बड़ा आ मात्रा वाले वर्णों के साथ में हमेशा चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। चंद्र बिंदु आपको पता है ना, ये हमारा ये चांद बना के उस पर हम लोग बिंदु लगा देते हैं, चंद्र बिंदु इसको बोलते हैं। परंतु अगर अन्य वर्णों के साथ में अगर कोई मात्रा आती है, अन्य वर्णों के साथ में हम बिंदु ये वाली बिंदु लगाते हैं और आ छोटा ऊ और आ वाले मात्रा वर्णों के साथ में ये लगाते हैं और अन्य मात्रा वर्णों के साथ में हम ये वाले बिंदु लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखिए, आपको उदाहरण देख के ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आँख हो गया, हंस, जांच हो गया, ऊँट हो गया। तो देखिए इसमें बड़ा आ की मात्रा आ रही है, हंस में आप कहोगे इसमें छोटा की मात्रा नहीं आ रही, तो इसमें क्या हा और सा यानी कि हमेशा कोई भी अक्षर खाली लिखा है तो उसके साथ में हमेशा आ की मात्रा होगी। जैसे कि आपको ये हा होता है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, हा में हलंत लगा के प्लस आ। तो इस तरीके इन दोनों शब्दों से, इन दोनों अक्षर से मिलकर हा बना होता है। तो यानी कि जब कभी भी आपका अक्षर लिखा है तो आप उसके साथ में हमेशा ही आ की मात्रा होगी, यानी कि छोटा की मात्रा होगी। हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं घर जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो इस तरीके से वर्ड में जब लास्ट में हूँ आपको लगाना पड़ेगा आपका, तभी वर्ण शब्द सही होगा। जूं, सांस, ढांचा, दांत, दांत। कभी कभार ऐसे लिख देते हैं ना सब लोग, दांत, बहुत जल्दी जल्दी में दांत लिख देंगे ऐसे। बायां, ठीक है, बायां ऐसे लिख देंगे, लेकिन नहीं, आपको ये नियम याद रखना होगा, जब कभी छोटा आ छोटा ऊ और बड़ा आ होता है तब आपको हमेशा चंद्र बिंदु लगाएंगे। लेकिन अगर अन्य मात्रा आ रही है तो उसके साथ में बिंदु लगा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, मैंने, निकाले, नहीं, खींचा, बाएं। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस बन गया, मैंने निकाले नहीं। फिलहाल ऐसे कोई सेंटेंस नहीं होता, ये भी एक सेंटेंस गलत होता है जो कि मैं आपको बताऊंगी। मैंने निकाले नहीं, ऐसे हम लोग दैनिक बोलचाल की भाषा में ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन जो व्याकरण की दृष्टि से अगर हम इसको देखेंगे तो वो हमारा वाक्य जो होगा वो गलत माना जाएगा। इसी तरह हो गया खींचना, बाएं। अब देखिए, अगर हम लोग इसको बायां लिखते हैं तब तो इसके ऊपर हमें चंद्र बिंदु लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर हम बाएं लिखते हैं तब हम इसके ऊपर बिंदी लगा सकते हैं, क्योंकि अन्य वर्ण अन्य मात्रा आ गई, यानी कि एक ही मात्रा के साथ हम इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा आ गया बायां तो हम इसके साथ चंद्र बिंदु लगाना पड़ेगा। इसी तरह हो गया नहीं, ईंट, सिंचाई, गेंद। तो ये सारी मात्राओं के साथ में आप इस वाले बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे आपको पूरे 10 नियम थे जो कि आपको पढ़ने हैं। वाक्य शब्द अगर शुद्धिकरण करना है आपको, शब्द शुद्धिकरण के लिए नियम बहुत ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।